एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 का पार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। चलिए शुरू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दाब में परिवर्तन, चेंज इन प्रेशर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं दो प्रक्रिया द्वारा। वो दो प्रक्रिया कौन कौन सी थी? पहला था तापमान में परिवर्तन द्वारा और दूसरा था दाब में परिवर्तन द्वारा। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था तापमान में परिवर्तन से क्या क्या होता है, कैसे अवस्था बदलती है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे दाब में परिवर्तन से किसी भी पदार्थ की अवस्था कैसे बदलती है। ये देखिए, इस पिक्चर में मैंने तीनों स्टेट दिखा रखी है मैटर की, यानी कि किसी भी पदार्थ की मैंने तीनों अवस्थाएं दिखा रखी। सबसे पहले एक बॉटल आपको दिख रही होगी। इस बॉटल के अंदर आपको कुछ अणु दिख रहे होंगे, पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ये अणु आपस में, इनके बीच में काफी रिक्त स्थान है, तो ये दूर दूर घूम रहे हैं। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो ये अणु पास आ जाएंगे और क्या बना देंगे? लिक्विड। क्योंकि लिक्विड में कुछ ऐसी संरचना होती है अणुओं की, इतने ही पास पास में वो अरेंज होते हैं, और हम चाहे तो इस लिक्विड के ऊपर और प्रेशर लगाकर और दाब बढ़ाकर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में। एक पूरा आउटलुक मैंने इस टॉपिक का आपको इसी पिक्चर के थ्रू दे दिया है। अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं। यदि हम तापमान घटाकर और दाब बढ़ाएं तो सिलेंडर में गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। वह गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। आपके घरों में जो खाना बनाने के लिए सिलेंडर्स आते हैं, उनके अंदर जो गैस होती है, क्या वो गैस की फॉर्म में होती है? नहीं। उस सिलेंडर के अंदर जो आपकी गैस आती है वो द्रव की अवस्था में आती है। गैस के अणुओं को दाब बढ़ाकर उनको बदला जाता है द्रव में, और उस द्रव को एक सिलेंडर के अंदर भर के आपके घरों तक भेजा जाता है। बच्चों, आपको बताना है कि इस सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है उसका क्या नाम होता है। आपको इसका नाम पूरे फुल फॉर्म में बताना है। तो इस वीडियो में नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। दाब बढ़ाने से क्या होता है? क्यों गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है? क्योंकि जो कण होते हैं गैस के, वो नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने से उनकी अवस्था बदल जाती है। एक कॉन्सेप्ट है इसमें शुष्क बर्फ का, ड्राई आइस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में या 3 नंबर में इसका क्वेश्चन जरूर आ जाता है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसका फॉर्मूला CO2 ही होता है। बच्चे ये ना सोचें कि ये शुष्क बर्फ है, कोई और चीज होगी। सिंपल CO2 तो हम लिख नहीं सकते, कोई और CO2 नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फॉर्मूला इसका भी CO2 ही रहेगा। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, बस गैस की अवस्था बदली हुई होती है, गैस को ठोस फॉर्म में परिवर्तित किया हुआ होता है। गैस से CO2 को दाब बढ़ाकर सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, बिना द्रव में बदले। और अगर आप नीचे मैंने पिक्चर बनाई हुई है, इसमें देखिए गैस से CO2 को ठोस में बदला है, ठोस CO2 में बदला है, और ठोस CO2 जो है वापस जो है गैस से CO2 में बदल जाती है, लेकिन उसके बीच का जो द्रव वाला पार्ट है वो इसके अंदर नहीं आता है, द्रव में उसकी अवस्था नहीं बदलती है। तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण। इस पिक्चर में मैंने बहुत ही क्लियरली दिखाया हुआ है कि तीनों अवस्थाओं का आपस में अंतरा रूपांतरण कैसे होता है। अंतरा रूपांतरण का मतलब है आपस में वो इंटरचेंज कैसे होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, सॉलिड की तरफ आइएगा। एक स्नोमैन बना हुआ है आइस से, सॉलिड से। अगर हम सॉलिड को पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो ये बन जाता है लिक्विड।
बच्चों पहले आप लोग ब्लू एरोस की ओर ध्यान दीजिएगा। पहले मैं ब्लू एरोस को क्लियर करूंगी। अगर हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट होने के बाद ये बन जाता है लिक्विड, और इसी के बाद आगे अगर लिक्विड को और हीट बढ़ाते हैं लिक्विड के ऊपर तो लिक्विड आपका कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। अब इसके बाद अगर फिर से हम कन्वर्ट करने की बारी आती है गैस को, तो आप ब्लू एरो के ऊपर देख रहे हैं गैस जब सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट होती है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि उत्पादन, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब देख लेते हैं रेड एरोस को। अगर सॉलिड गैस में सीधा कन्वर्ट हो जाता है तो इससे अगेन फिर से हम इसे कहेंगे सब्लिमेशन, उत्पादन। अगर गैस को ठंडा करके हम इसमें दाब बढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड वाटर इसको हम और ठंडा करते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। चलिए बात करते हैं वाष्पीकरण की, एवापोरेशन। इस पिक्चर में मैंने दिखा रखा है आपको, एक बर्तन में पानी लिया हुआ है, उसको हमने बॉईल करना स्टार्ट किया है, उबालना शुरू किया है। जैसे ही वो 100 डिग्री टेम्परेचर ले लेता है उसके बाद वो भाप के रूप में वाष्पित होना शुरू हो जाता है, और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये दिया मैंने आपको पूरे टॉपिक का एक आउटलुक। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब किसी द्रव के कण तापमान बढ़ने पर सतह से वाष्पित होकर उड़ने लगते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी द्रव में जब हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ने की वजह से उसके कण आपस में उनके बंध टूटकर वायु में उड़ने लगते हैं और वाष्प की अवस्था में बदलने लगते हैं, तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। तापमान बढ़ने पर सतह के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा वे आकर्षण के बल को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, इसी कारण वाष्प में बदल जाते हैं। जो तापमान हम इसमें दे रहे हैं वो किस काम में आ रहा है? उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, किसके अणुओं के बीच में? द्रव के अणुओं के बीच में। द्रव के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, ये तापमान उस बल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये कण मुक्त हो जाते हैं और वायु में वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। आइए बात कर लेते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। इससे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से वाष्पीकरण की जो दर है वो घटती या बढ़ सकती है। तो ये कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। आप देख रहे हैं मैंने सामने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इन फैक्टर्स को पूछ लेते हैं। ये 3 मार्क्स में 5 मार्क्स भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट है सरफेस एरिया यानी कि सतही क्षेत्रफल। मान लीजिए आपने 2 बर्तन लिए, दोनों बर्तन में आपने बराबर बराबर पानी लिया है और गैस पे चढ़ा दिया है। एक बर्तन है जिसका सतही क्षेत्र ज्यादा है और दूसरा बर्तन है उसका सतही क्षेत्र कम है। तो किसमें वाष्पीकरण जल्दी होगा? वाष्पीकरण जल्दी उसमें होगा जिसका सतही क्षेत्र ज्यादा है। चलिए सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं, तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम उसके तापमान में वृद्धि करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, अगर हमने गैस तेज कर दी तो हमारा वाष्पीकरण भी तेज हो जाता है। अगर हमने गैस धीरे कर दी यानी तापमान धीरे कर दिया तो वाष्पीकरण भी धीरे हो जाता है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। जब हमारे एटमॉस्फेयर में ही, वातावरण में ही पानी की बूंदें सस्पेंडेड फॉर्म में घूमने लगती हैं, उस वक्त जो एवापोरेशन है, वाष्पीकरण है, इसकी दर कम हो जाती है। तो यदि आर्द्रता ज्यादा होगी हमारे वातावरण में तो वाष्पीकरण कम होगा। फोर्थ पॉइंट है वायु की गति, स्पीड ऑफ विंड। अगर आपने कपड़े सुखाए हैं, अगर उस दिन धूप नहीं भी निकली है
और सिर्फ हवा चल रही है तब भी आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यानी कि वायु की गति भी एवापोरेशन के ऊपर, वाष्पीकरण के ऊपर प्रभाव डालती है। अगर वायु की गति ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, और अगर वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। आप इन चारों पॉइंट में ऐसे करके देखिए कि जितने भी मैंने पॉइंट पढ़े हैं, सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि और वायु की गति, ये तीनों टॉपिक में अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो वाष्पीकरण भी बढ़ता है। बस एक है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, अगर ये बढ़ती है तो वाष्पीकरण घटता है। ये है जो आपस में उल्टे हैं, बाकी सारे एक जैसे हैं। एक चीज बढ़ेगी तो एवापोरेशन भी बढ़ेगी, लेकिन आर्द्रता बढ़ेगी तो एवापोरेशन घटेगी। के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि वाष्पीकरण के और क्या प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। इस पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ है कुछ कणों को वाष्पीकृत होता हुआ। एक बर्तन है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर से वाष्पीकरण हो रहा है। उसकी सतह के ऊपर जो कण है वो हवा में उड़ रहे हैं। कुछ हवा से आप देख रहे हैं, कुछ के एरोज अंदर की साइड आ रहे हैं, कुछ के एरोज बाहर की साइड जा रहे हैं। यानी कि कुछ अणुओं का आदान प्रदान हवा से चलता रहता है पानी के अंदर। अगर हमने इसी बर्तन के ऊपर लगा दिया है लिड यानी कि एक ढक्कन, तो उसके अंदर से कोई एवापोरेशन नहीं होगा, क्योंकि फिर उनके जाने का रास्ता बंद हो गया होगा। वाष्पीकरण से शीतलता आती है, ठंडक आती है। कैसे, जान लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा खींच लेते हैं, तथा इस अवशोषण की वजह से ही आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। अगर वाष्पीकरण हुआ तो उस पदार्थ में से कुछ कण उड़कर चले गए, यानी उसका कुछ नुकसान हो गया। अब वो क्या चाहता है कि मैं इसके नुकसान की भरपाई करूं, अपना नुकसान की भरपाई करूं। जैसे हमारे साथ में होता है कि हमारे किसी चीज़ का नुकसान हो गया तो हम सोचते हैं कि मैं इसको कैसे पूरा करूं। तो ऐसे ही द्रव भी सोचता है कि मैं इसे कैसे पूरा करूं। इसे पूरा करने के चक्कर में वो क्या करता है, अपने वातावरण से कुछ ऊर्जा खींच लेता है। अपने वातावरण से कुछ ऊर्जा अपने ही अंदर खींच लेता है, और इसी ऊर्जा के खींचने की वजह से जो उसके आसपास का वातावरण है वो ठंडा हो जाता है। उदाहरण के लिए इसमें हम लिख सकते हैं एक्सीटोन। एक्सीटोन को जब हम हाथ में लेते हैं, आप इसमें इसको समझ सकते हो नेल पॉलिश रिमूवर। कभी आपने अपने हाथ में टच किया होगा नेल पॉलिश रिमूवर को तो आपको ठंडा ठंडा लगता होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सीटोन है या नेल पॉलिश रिमूवर है, उसे जब हम हाथ पे लेते हैं तो वाष्पित होना शुरू हो जाता है। जो वाष्पित होता है तो अपने ही चारों ओर से ऊर्जा लेना शुरू कर देता है वातावरण से, और जैसे ही वो ऊर्जा लेना शुरू कर देता है हमें हाथ पे ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाती है। दूसरा उदाहरण इसमें हम दे सकते हैं सूती कपड़ों का। कहते हैं गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? एक मुख्य कारण तो ये है कि सूती कपड़े के बीच में बहुत ही महीन महीन बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, वो पोरस होता है, और उन छिद्र में से जो पसीने हमें आते हैं वो वापस वातावरण में उड़कर चले जाते हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी में से कुछ अणु चले गए हैं, उड़कर चले गए हैं, बाहर वाष्पीकृत हो गए हैं, तो क्या होता है बदले में वो अपने आसपास के वातावरण से कुछ ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। थर्ड पॉइंट है मैदानों में पानी छिड़कना। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग अपने घर के आगे पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों? पानी का छिड़काव करने से वह पानी जो है हवा में, ऊपर वायु में वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्पीकृत होने के बाद बचा हुआ जो जल नीचे होता है वो अपने चारों ओर से ऊर्जा खींचता है, जिसकी वजह से उसके चारों का वातावरण ठंडा बन जाता है। चैप्टर नंबर 1 जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं इसके अगले वीडियो में आऊँगी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके।
इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।